ऑलराइट फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हाउ डू थिंग वर्क। इसका पहला वीडियो आ गया है और दूसरा वीडियो मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटेट, अगर आप साइंस और मैथ्स के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बड़े काम के वीडियो यहाँ पर ये सब होने वाले हैं। तो हम लोग अभी सीटेट दिसंबर 2024 की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये जो टॉपिक मैंने लिया है, हाउ डू थिंग वर्क, तो बेसिकली ये सीटेट का जो है ऑफिशियल टॉपिक है, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक साइंस के सारे टॉपिक जो यहाँ पर कवर होने वाले हैं। और अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से करते हो तो इसमें आपको जो है 2 या 3 क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, जिसको इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये पूरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो है सीटेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब ये पूरा टॉपिक कवर होने के बाद। तो हो सकता है 4 या 5 वीडियो लगे, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, 6 स्टैंडर्ड से लेकर और 10 स्टैंडर्ड तक, तो सारी चीजें कवर होंगी इसमें। और हमारा जो ये सीटेट का जो क्लासेस होता है, इसका टाइमिंग भी आप नोट कर लो। टाइमिंग बेसिकली क्या है कि मंडे ट्यूसडे जो है आपका सीडीपी होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड वेडनेसडे और थर्सडे आपका जो है ये यहाँ पर आपको मैथ्स मिलेगा। और इसके बाद फ्राइडे और सैटरडे यहाँ पर आपको क्या करके मिलेगा, साइंस मिलेगा, ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी ये हम जो है ये कवर होने के बाद जो है, इसका सिलेबस कवर होने के बाद हिंदी और इंग्लिश की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो चलिए फिर नोट्स तैयार करना शुरू कर दीजिए। और इसमें हम लोग सबसे पहले, और पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम, उसके यूनिट्स, कॉन्सेप्ट्स, ये सब हमने कवर कर लिया था। और 2 क्वेश्चन रेफरेंस के लिए लिया था कि आपको आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है हीट एनर्जी। हालांकि एनर्जी हमने कर लिया, लेकिन हीट का एक अलग से टॉपिक है, तो इसलिए हम लोग हीट एनर्जी के बारे में आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हीट एनर्जी। तो फ्रेंड्स, हीट देखो, हीट में और टेम्परेचर में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों को रहता है, स्टूडेंट्स को मोस्टली रहता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हीट और टेम्परेचर में बेसिक डिफरेंस आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको जो है 2 ब्लॉक देता हूं, एक लकड़ी का ब्लॉक है, गुटका है, और एक आपके पास जो है लोहे का ब्लॉक है। और दोनों को अगर आप जो है फ्रिज में रख दो 1 घंटे के लिए, और जब आप जो है 1 घंटे बाद निकालेंगे तो आपको जो है कैसा फील होगा? या फिर आप ऐसा सोचिए कि कौन ज्यादा ठंडा होगा या फिर किसका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम लोग देखें तो आपका जवाब होगा कि सर, टेम्परेचर जो है अ, लकड़ी वाले का कम रहेगा, लोहे वाले का, सॉरी सॉरी, लोहे वाले का टेम्परेचर कम रहेगा, वो ज्यादा ठंडा होगा, और लकड़ी वाला ज्यादा ठंडा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल गलत जवाब होगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। अगर आप हाथ से टच करके देखेंगे तो हाथ से टच करने पर हमें लकड़ी वाला गर्म लगेगा और लोहे वाला उसके कंपेरिजन में बहुत ठंडा लगेगा। लेकिन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, बराबर होगा। अगर आप जो है एक थर्मामीटर रखते हैं दोनों पर, आप पाएंगे कि दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो हमें टच करने पर जो है ये अलग अलग फीलिंग क्यों आती है, अलग अलग फील क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीट जो है वो लकड़ी का जो है बैड कंडक्टर है, मतलब वहां पर जो है वो कुचालक आप बोल सकते हो, और लोहा जो है वो गुड कंडक्टर है। तो जब आप हाथ रखते हो लोहे पर, तो आपकी बॉडी से हीट जो है ट्रांसफर जो है लोहे में जो है ज्यादा फास्ट होता है, और इसीलिए हमें ज्यादा ठंडा लगता है। और वैसे ही अगर आप लकड़ी पर रखोगे तो लकड़ी कुचालक है, मतलब बैड कंडक्टर है। तो वहां पर क्या होगा, हीट उतना आपके बॉडी से लकड़ी में उतना तेज ट्रांसफर नहीं होगा, और आपको वो जो है कंपेरेटिवली लोहे वाले के मुताबिक आपको वो गर्म लगेगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है हमें? इससे पता चलता है कि हीट जो है अलग चीज है, टेम्परेचर अलग चीज है। हीट जो है फ्लो होता है, टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, कोई भी चीज कितना ठंडा या गर्म है उसका जो मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। और टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हमारे पास जो है एक डिवाइस है जिसको हम लोग कहते हैं थर्मामीटर। और
जो हमारे सिलेबस में थर्मामीटर है, दो तरह के थर्मामीटर है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर है और एक जो है आपका जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर है। तो सबसे पहले हम लोग हीट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर क्लिनिकल और थर्मामीटर इसमें जाएंगे। तो हीट बेसिकली ये जो है एनर्जी ट्रांसफर का एक मेथड है, ठीक है। और हीट हमेशा हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट पर फ्लो होता है, ठीक है। मतलब अगर आप जो है एक गर्म ऑब्जेक्ट, मान लो ये वाला पेन गर्म है और ये वाला पेन क्या है, ठंडा है, तो अगर दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो ये गर्म वाले में से हीट जो है ठंडे वाले में जाएगा। मतलब हीट हमेशा जो है हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट पे ट्रेवल करता है। इसी को हम लोग जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी कहते हैं, ठीक है। और हीट जो होता है बेसिकली वो टोटल इंटरनल एनर्जी होता है किसी भी गैस मॉलिक्यूल में, किसी भी चीज में। और हीट का जो यूनिट है वो है कैलोरी। तो क्या है ये यूनिट, कैलोरी है, ठीक है। अब कैलोरी क्या होता है, तो जैसे मान लो अगर आप 1 ग्राम जो है पानी लेते हैं, तो 1 ग्राम पानी को, जो पानी का जो टेम्परेचर है उसका जो है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना आपको हीट देना पड़ेगा, उसे हम लोग कहेंगे 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी क्या हो जाएगा कि 1 ग्राम अगर वाटर है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कुछ तो आग देना पड़ेगा, कुछ तो हीट देना पड़ेगा। वो हीट का जो अमाउंट होगा वो होगा कितना, 1 कैलोरी होगा। और साथ ही साथ जो है तो ये हो गया बेसिकली। तो 1 कैलोरी जो होता है वो, तो 1 कैलोरी जो होता है वो 4.184 जो है जूल के बराबर होता है। पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जूल जो है वो वर्क की एनर्जी, वर्क की यूनिट है, ठीक है। ये या फिर आप कह सकते हैं एनर्जी। तो वर्क भी एक तरह का एनर्जी है और एनर्जी तो एनर्जी है ही। और पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि वर्क और एनर्जी दोनों एक तरह से सेम ही चीज है, क्योंकि जहां भी आप यूनिट देखो, किसी भी एनर्जी का यूनिट देखोगे वो वर्क के यूनिट के बराबर आता है। तो आप पिछला वीडियो देखें तो उसमें आपको पूरा समझ में आएगा। तो अब जो है जूल है, ये जो है एसआई यूनिट है। एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। और ये जो है सीजीएस यूनिट है। तो कैलोरी क्या है, सीजीएस, और ये क्या है, एसआई यूनिट। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ हीट। तो इसका जो है बेसिकली कैलोरी हम लोग बोल सकते हैं। और सीजीएस यूनिट अर्ग भी होता है, ठीक है। ये सब चीज छोटे छोटे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। अब जो है बात कर लेते हैं कि ये जो होता है ये इतना 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल होता है। और अगर मैं लिखूं यहाँ पर 1 किलो कैलोरी, तो किलो का मतलब होता है 1000। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरी। तो आप इन सब में जो है कन्वर्जन आराम से कर सकते हो। ये डेटा आपको याद रखना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसके बाद मेजरिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स हैं। मेजरमेंट के लिए हम लोग थर्मामीटर यूज करते हैं। तो इसमें थर्मामीटर, हमें दो तरह के थर्मामीटर पढ़ने हैं। एक तो हमारे पास जो थर्मामीटर है वो है क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल, और एक है लेबोरेटरी थर्मामीटर। दो तरह के थर्मामीटर हैं हम, हाँ, हमें पढ़ने हैं। और उसमें एक क्लिनिकल आता है, एक लेबोरेटरी आता है। अब क्लिनिकल क्या होता है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर वो होता है जिसमें हम इंसानों का टेम्परेचर या फिर कोई पेट है, कोई पालतू जानवर है, उसका बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। और और ये जो ह्यूमन बॉडी में है, जैसे मान लो कि अगर आप बीमार हो तो आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो उसके लिए जो हम थर्मामीटर यूज करेंगे वो होगा आपका क्लिनिकल थर्मामीटर। और इसका जो रेंज, ये आपको याद रख लेना है, इसका जो रेंज होगा क्लिनिकल थर्मामीटर का, इसका रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस। बस इतना इसका ये रेंज है। मतलब ये 35 से ज्यादा और 42 से कम का टेम्परेचर ही मेजर कर पाता है। ऐसा खास पर्पस से इसको डिजाइन किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर होता है, ये भी आपको लिख लेना है। व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो एवरेज जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी
इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्या हो गया 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर कोई बीमार होगा तो बहुत ज्यादा ज्यादा उसका टेम्परेचर जो है 42 40 इतना तक जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना फ़ारेनहाइट में अगर आप देखेंगे तो 103 डिग्री बुखार, 104 डिग्री, लेकिन 110 डिग्री आप कभी नहीं सुनेंगे। तो उतना टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का जाता ही नहीं है। तो इसीलिए जो साइंटिस्ट जो डिजाइन करता है, जो कंपनी डिजाइन करती है क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसका रेंज इतना ही रखती है। अब इसमें होता है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि जब आप इसको हीट करोगे, मान लो एक जो है कैपिलरी में मर्क्यूरी रखा हुआ है, नीचे से आपने हीट किया तो मर्क्यूरी क्या होगा, ऊपर चढ़ना शुरू करता है। ये मर्क्यूरी का प्रॉपर्टी है कि टेम्परेचर पाने के बाद वो एक्सपांड होता है। जैसे सारे मेटल एक्सपांड होते हैं, अगर आप एल्यूमिनियम को गर्म करो वो भी एक्सपांड होगा, अगर आप जो लोहे का गर्म करो वो भी एक्सपांड होगा। तो मर्क्यूरी भी क्या एक तरह का मेटल है, लेकिन लिक्विड स्टेट में होता है। तो जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने पर क्या होगा, ये एक्सपांड होगा, मतलब ऊपर की तरफ आपने पाइप में रखा है ना, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी का जो ये बिहेवियर है एक्सपांड होना, ये बहुत लीनियर होता है, इसलिए थर्मोमीटर में इजिली यूज हो जाता है। लेकिन विद इन स्पेसिफिक रेंज, ऐसा नहीं कि आप 1500 डिग्री सेल्सियस पर मर्क्यूरी मर्क्यूरी यूज नहीं कर सकते था 1500। ये 110 120 डिग्री सेल्सियस तक लीनियर रिलेशन फॉलो करता है, इसीलिए इसको थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका रेंज 35 डिग्री टू 42 डिग्री है। अब जैसे यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात, मान लो आपने किसी के मुंह में जो है थर्मामीटर डाला, क्लिनिकल थर्मामीटर, और उसने टेम्परेचर बताया, क्योंकि उसका बॉडी गर्म है, तो मुंह में डाला तो वो क्या होगा, वो टेम्परेचर मेजर कर लेगा। लेकिन जैसे आप बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, बाहर निकालने के बाद वो मर्क्यूरी फिर से गिरना शुरू होगा। तो आप करेक्ट जो है टेम्परेचर नहीं मेजर कर पाएंगे क्लिनिकल थर्मामीटर से। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसमें एक किंक, किंक कहते हैं इसको, किंक बना होता है। अब किंक क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये एक बल्ब है, जो मर्क्यूरी जिसमें रखा होगा उसको हम लोग बल्ब कहते हैं। और ये बहुत पतली, फाइन जो है बोर टाइप, आप बोल सकते हैं बहुत पतला सा एक कैपिलरी होता है, जो इसके अंदर मर्क्यूरी रखा होता है। जब आप ये नीचे से हीट करोगे, जब आप नीचे से हीट करोगे तो ये मर्क्यूरी ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। तो ऊपर चढ़ेगा तो आप जैसे आप किसी के मुंह में डाला, लेकिन आप निकालेंगे तो फिर से नीचे आ जाएगा, तो एग्जैक्ट टेम्परेचर बॉडी का नहीं मिलेगा। इसके लिए इसके अंदर क्या होता है कि एक किंक लाइक जो है स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। मतलब ऐसे ऐसे किंक बना दिया जाता है। किंक मतलब एक एक तरह का जो है बेंडिंग दे दिया जाता है, ताकि इसका रेंज जो है 35 से 42, यहाँ पर मान लो आपका 35 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 42 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब जब ये गिरेगा तो ये किंक की वजह से क्या होगा, ये वाला पार्ट में जो है मर्क्यूरी जल्दी गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, इसमें पूरा मर्क्यूरी भरा है। तो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या होगा कि इसका रेंज 35 से 42 के बीच में फिक्स रहता है, इसलिए इसको कंस्ट्रिक्शन भी कहा जाता है। कंस्ट्रिक्शन में इसको हम लोग कहते हैं। तो बेसिकली ये जो है टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करके रखता है, उसी के बीच में उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, मतलब इसका मिनिमम टेम्परेचर जो मेजर कर सकते हो, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, दैट इज 35 डिग्री, और मैक्सिमम 42 डिग्री, क्योंकि रेंज ही इसका यही है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। तो ये चीज याद रखना, किंक होता है। यही मेन डिफरेंस है किसमें, लेबोरेटरी थर्मामीटर में और क्लिनिकल थर्मामीटर में। एक और डिफरेंस है, वो डिफरेंस है किसका, रेंज। तो ये हमारा पूरा क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में हो गया। अब हम लोग बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो जो लैब वगैरह में हम लोग देखता, आपने देखा होगा ऐसा ग्लास का होता है बड़ा सा, और उसको हम लोग यूज करते हैं। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो रेंज होता है, इसको लिख लीजिए आप, रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब ये -10 डिग्री से लेकर और 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है, इसके ऊपर नहीं मेजर कर सकता है। इसके ऊपर इसलिए हम नहीं बना पाते क्योंकि मर्क्यूरी का बिहेवियर थोड़ा जो है चेंज होने लगता है, तब उस तरह से एक्सपांड नहीं होता है, इसीलिए 110 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है ताकि हमें करेक्ट टेम्परेचर मिल सके। तो -10 टू 110 ये लैब वगैरह में रखा जाता है, इसलिए इसको हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं।
अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो ये टॉपिक है मेजरिंग टेम्परेचर। मेजरिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग चार स्केल जो है यूज करते हैं। जो पहला स्केल है वो हमारा केल्विन स्केल है। दूसरा है हमारे पास डिग्री सेल्सियस स्केल। तीसरा फ़ारेनहाइट स्केल। और चौथा हमारे पास है रॉमर स्केल, ठीक है। तो इसका जो एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम लोग समझ लेते हैं। उसी फॉर्मूला में सारा डिटेल छुपा हुआ है। अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा ना, आप इजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100। मैं ये पहले सेल्सियस स्केल लिख रहा हूं। अब ये जीरो क्या है? तो बेसिकली ये फ्रीजिंग पॉइंट है। मतलब 0 डिग्री पर वाटर फ्रीज हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या वाटर का? तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये रेंज है वाटर का, ठीक है। तो जीरो से, इसका ही दूसरा मतलब ये होता है कि ये स्केल जो है जीरो से शुरू होता है और 100 तक जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर हमारा जो है इज इक्वल टू, अब जो 0 डिग्री सेल्सियस, जीरो से शुरू हो रहा है सेल्सियस स्केल, तो रोमर स्केल कितने से शुरू होगा? तो रोमर स्केल जो है वो भी जो है 0 डिग्री रोमर से लेकर, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ये 80, ठीक है। मतलब जो पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है, तो रोमर स्केल अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो 80 डिग्री रोमर पर क्या होगा? बॉईल होगा, ठीक है। मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब ये 100 और ये 80 का एक और मतलब है। ये है कि इसमें जो स्केल है, तो 0 से 100 के बीच में 100 इक्वल पार्ट है। और यहाँ पर 0 से 80 के बीच में 80 इक्वल पार्ट में डिवाइड है वो स्केल, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरा हमारा है वो फ़ारेनहाइट है। तो ये है हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 180 बेसिकली। तो सॉरी, तो ये फ़ारेनहाइट -32, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट माइनस डिग्री फ़ारेनहाइट -32। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्केल कहाँ शुरू हो रहा है? 32 से। मतलब जहां पर वाटर जो है डिग्री सेल्सियस में जीरो पे होता है, वहीं पर फ़ारेनहाइट में ये 32 पर होता है। और जहां पर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट है सेल्सियस स्केल में, तो केल्विन स्केल में 180 पर होगा, राइट। तो ये हमारा फ़ारेनहाइट स्केल हो गया। और इसमें क्या है, यहाँ पर जो है 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब तीसरा, चौथा जो लास्ट है, और ये सब बराबर है आपस में, ठीक है। तो और जो चौथा, तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर केल्विन, ठीक है। और केल्विन से हमारा बेसिकली यहाँ पर 273 -373 -273, ये चारों आपस में जो है बराबर है। मतलब पानी जितना जो है डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होगा जीरो पे, उतना ही रोमर पे ये होगा। और ये 32 और ये 273, ये नंबर याद रखना है। और ये इतने इक्वल पार्ट्स में स्केल डिवाइड है। जैसे हम लोग नहीं लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर अगर आप लोगे तो 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट हमारे स्केल्स में होते हैं। तो वैसे इसमें जो है, मतलब 10 इक्वल पार्ट, इसमें 100 इक्वल पार्ट्स हैं। इसमें जो है 80, इसमें 180, ठीक है। इसमें ऐसे केल्विन में ऐसे ही चलता है। तो अब एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि हाउ मच, मतलब ऐसे मान लो लिखा हुआ है कि 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मच केल्विन। मतलब 27 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा सेल्सियस वाला इक्वेशन है और ये हमारा केल्विन वाला। तो दोनों को पहले लिख लो। 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू K-273 और डिवाइडेड बाय 373 -273। अब क्या पूछा है? 27 डिग्री सेल्सियस पूछा है ना। तो 27 यहाँ पर क्या रखेंगे हम? 27, और हमें केल्विन मिल जाएगा। फिर देखो सब नंबर है हमारे पास, तो एक ये आपको दिया हुआ है और ये पूछा हुआ है, तो आपका इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो अब देखो इसको मैं अगर कन्वर्ट करूं, तो ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा? यहाँ पर 27 हो जाएगा और यहाँ पर 100, और ये के हमें पता करना है कि 27 पर कितना केल्विन होगा। और ये -273, और ये 373 -273, इसको 100 भी आप ले सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 100 हो जाएगा और 100 गेट कैंसल्ड, एंड यू विल गेट 27 इज इक्वल टू K -273। इसका मतलब K क्या हो जाएगा? 273 + 27, और ये 0, और 7 2 9 1 10, ये भी 0, और ये 2 1 3, तो ये 300 केल्विन। मतलब जहां पर जो है
27 डिग्री सेल्सियस होगा, डिग्री सेल्सियस स्केल में 27 पहुंचेगा, वहां पर केल्विन कितना पहुंचेगा, वो 300। ठीक है, टेम्परेचर उतना ही है। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस जितना पानी में हाथ डालेंगे तो 300 केल्विन में भी उतना ही आपको फील होगा। दोनों सेम है, लेकिन ये अलग अलग स्केल से अलग अलग यूनिट है टेम्परेचर की। तो ये हमारा जो है टॉपिक इसमें कवर हो जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। हीट ट्रांसफर के बारे में पहले इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जान लेते हैं कि हीट जो है तभी ट्रांसफर होता है जब एक जगह पर जो है ज्यादा टेम्परेचर होगा और एक जगह पर कम होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पर हैं तो दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर कभी नहीं होगा, बल्कि ये जो है आपका एक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है कि जिसमें ये कहा जाता है कि ये इम्पॉसिबल है कि किसी कोल्डर बॉडी से, किसी ठंडे चीज में से हीट जो है ट्रांसफर कर दो गर्म चीज में, ये इम्पॉसिबल है जब तक कि आपको एक्सटर्नल सोर्स वगैरह नहीं लगाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वायलेट कर जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो हीट जो ट्रांसफर होता है ना वो तीन मेथड से होता है। एक जो है आपका कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। तो अब हम लोग वन बाय वन करेंगे, छोटा सा टॉपिक, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कंडक्शन क्या है बेसिकली। तो कंडक्शन जो है सॉलिड में होता है, और कंडक्शन की एक खास बात यह होती है कि जब कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है तो मॉलिक्यूल अपना जगह चेंज नहीं करते, मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज देयर प्लेस, एंड बेसिकली दे वाइब्रेट, वो वाइब्रेट करते हैं, एंड वाइब्रेट करके हीट जो है नेबरिंग पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज मेरे पास जो है एक आयरन रॉड है, और यहां पर मैंने लगा दिया बर्नर। बर्नर से मैं इस रॉड को हीट कर रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं हीट करूंगा इसको तो क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर पहले यहाँ का बढ़ेगा, फिर यहाँ का बढ़ेगा, फिर यहाँ का, यहाँ पे ऐसे टेम्परेचर जो है आपका इसका बॉडी का चेंज होता जाएगा। इसे आयरन रॉड मान लो, ये क्या है, आयरन रॉड है, लोहे का जो है रॉड है। तो हीट क्या होगा, ट्रांसफर होगा ऐसे। तो लेकिन अब ये हो क्यों रहा है, हो इसलिए रहा है क्योंकि हर चीज में आपने पढ़ा होगा जो है, हर मैटर में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब रहते हैं, राइट। तो जब आप हीट करते हो तो उनकी एनर्जी बढ़ती है। तो उनकी एनर्जी बढ़ने की वजह से अब उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो मेटल के बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि उतनी एनर्जी उनके पास नहीं होती है। उसके लिए उनको जो है बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा नहीं चाहिए था, हालांकि वो डिफरेंट टॉपिक है, उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन वो मेटल के बाहर नहीं आ सकते, लेकिन इनकी एनर्जी बढ़ गई। तो इनकी एनर्जी बढ़ने से क्या करते हैं, वो वाइब्रेट होने लगते हैं। वाइब्रेट क्यों होते हैं, ताकि वो अपना एनर्जी दूसरे नेबरिंग पार्टिकल को ट्रांसफर कर सके। फिर ये वाला वाइब्रेट करेगा, हीट ट्रांसफर करेगा, ये वाला वाइब्रेट करेगा, ऐसे एक एक पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब करेगा और वाइब्रेट करेगा और नेबरिंग पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करेगा। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये रॉड इस एंड पर भी गर्म हो जाएगा। जबकि मैंने तो यहाँ पर फ्लेम दिया है, यहाँ पर जो है मैंने आग लगाई है। ठीक है, आग आग मतलब कि जो है यहाँ पर से मैंने हीटिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, वैसे आग आपके अंदर भी लगनी चाहिए। इस बार सीटेट क्लियर हो जाना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट हो या फिर दूसरा अटेम्प्ट हो। ठीक है, और इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको साइंस और मैथ्स के अगर एस्पिरेंट सीटेट के, तो ए टू जेड सिलेबस आपको कवर मिलेगा विथ हिंदी एंड इंग्लिश, सीडीपी, और आपको मिलेगा साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आ जाइए यहाँ पर। तो मैं ये बोल रहा था कि जो है यहाँ पर हीट ट्रांसफर जो है इस तरह से होता है, लेकिन मॉलिक्यूल अपना पोजीशन नहीं चेंज करते। ऐसा नहीं कि यहाँ वाला एटम भाग के यहाँ चला गया, ऐसा नहीं है। ये वाइब्रेट करेगा, नेबरिंग पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करेगा, और इसी को हम लोग कहते हैं कंडक्शन। लेकिन इसमें एक और चीज आपको समझने वाली बात है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, मान लो इसको मैं फ्लेम को गर्म करूं, ठीक है, और अब ऐसा मैंने क्या काम किया कि मैंने यहाँ पर जो है थर्मामीटर रखा है, यहाँ पर मैंने थर्मामीटर रखा, मैंने टेम्परेचर मेजर किया यहाँ का। तो यहाँ पर मान लो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर मैंने यहाँ पर थर्मामीटर रखा, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर भी 100 होगा? नहीं, यहाँ पर उससे कम होगा, मान लो ये हो गया 80 डिग्री यहाँ पर। फिर मैंने थर्मामीटर यहाँ रखा, तो यहाँ पर क्या 80 डिग्री होगा या 100 होगा? ऑब्वियसली उससे कम होगा, क्योंकि मेन फ्लेम यहाँ पर है तो ज्यादा हीटिंग यहाँ पर होगा, और फिर ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पर मान लो 70 है, ऐसे यहाँ पर 60 है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ।
तो इसलिए आप जो है ऐसे करते जाओगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप फ्लेम से दूर जा रहे हो, हीटिंग पॉइंट से दूर जा रहे हो, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब टेम्परेचर डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है। और इसी को कहा गया है टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या कहते हैं इसको? टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए डिफाइन टेम्परेचर ग्रेडियंट ऐसा करके ऑप्शन दो, तो मतलब जहां पर कोई भी क्वांटिटी जहां पर टेम्परेचर जो है डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होता जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है। अगर मान लो आप पानी बॉईल कर रहे हो, ठीक है, मान लो ये आपके पास एक बर्तन है, तो थर्मामीटर यहां लगाओ या फिर यहां लगाओ, आपको टेम्परेचर सेम मिलेगा। लेकिन इसमें देखो खास बात क्या है कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर कम चेंज होता जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा जो है कंडक्शन हो गया। कंडक्शन में आप क्या रखना है? सॉलिड में होता है। और दूसरा चीज आपको याद रखना है कि इसमें मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं लेकिन अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते हैं, वो वाइब्रेट होकर एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमारा कंडक्शन खत्म। फिर दूसरा है हमारा कन्वेक्शन। ये वाला चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कन्वेक्शन क्या होता है? तो कन्वेक्शन देखो मोस्टली लिक्विड और गैस में होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है? मॉलिक्यूल अपना पोजीशन चेंज करते हैं। मान लो आप लोग पानी गर्म कर रहे हो, तो पानी गर्म करोगे तो गर्म करने के टाइम पर क्या होगा, तो मैं डायग्राम से समझाता हूँ। मान लो ये मेरे पास पानी है और ये मेरे पास बर्नर है, और मैंने इसको गर्म करना शुरू किया, पानी को गर्म करना शुरू किया, तो ये नीचे वाला जो मॉलिक्यूल रहेगा ना पहले गर्म होगा। नीचे वाला मॉलिक्यूल जब गर्म होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, ये हल्का इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और इसकी वजह से ये ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, नीचे आएगा। ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर वाला मॉलिक्यूल हैवी होगा तो वो नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो ऐसे में देखो ये मॉलिक्यूल्स का रोटेशन शुरू हो जाएगा, ऐसे सारे मॉलिक्यूल रोटेट करने लग जाएंगे और धीरे धीरे कुछ देर बाद पूरा पानी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो कन्वेक्शन में पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करते हैं, अपना जगह चेंज करते हैं। तो इस चीज को भी याद रखना, ये की पॉइंट है। दूसरा चीज ये गैस में भी होता है। तो जैसे अभी देखो हवा जो है धरती पर क्यों चलती है, तो इसका मेन आंसर है अनइवन हीटिंग। ठीक है, ये हीटिंग जो होता है गैस का, अब सनलाइट कंटिन्यूस पड़ रहा है, ठीक है, तो कहीं अब मान लो दिन है, तो दिन होने की वजह से वहां पर हीट ज्यादा पड़ रहा है, तो वहां के मॉलिक्यूल समुंदर की तरफ भागेंगे, और समुंदर जो कि ठंडा होगा तो वहां वाले मॉलिक्यूल जो है जमीन की तरफ भागेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं लैंड ब्रिज। क्या कहते हैं? लैंड ब्रिज। समझ में? हवा इसीलिए धरती पर देखो कहीं तेज हवा चलती है, कहीं बिल्कुल हवा नहीं चल रही होती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन बिहाइंड दिस इज अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। ठीक है, कहीं पर ज्यादा हीटिंग हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है। क्योंकि यहाँ अनइवन हीटिंग से क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। और आपको पता है कि हीट फ्लो के लिए टेम्परेचर डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इफ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, देयर विल बी नो हीट फ्लो, राइट। तो इस चीज को हमें समझना है। इसको हम लोग लैंड, अब यहाँ पर वही टॉपिक आ जाता है कि लैंड ब्रिज क्या है। तो लैंड ब्रिज क्या है? बेसिकली ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त जो है क्या होता है कि जमीन ज्यादा गर्म होती है, तो वहां वाले जो एयर मॉलिक्यूल हैं उनके एनर्जी बढ़ जाती है, वो ऊपर चले जाते हैं। अब जब वो ऊपर जाएंगे तो यहाँ की जगह खाली हो गई, मतलब वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो समुंदर का जो समुंदर के आसपास का जो एरिया है, तो समुंदर के अंदर जो समुंदर के पास जो मॉलिक्यूल है वो जो है ठंड, वो बेसिकली नीचे है, तो वो क्या होगा, एक वैक्यूम क्रिएट होने से नीचे फ्लो होंगे, और ये भी गर्म होकर फिर तो ये एक साइकिल चल जाएगा। और इसीलिए क्या होता है, हवा फ्लो होती है, हवा चलती है। कहीं पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया और कहीं पर बहुत कम। ठीक है, तो क्या होगा, बहुत तेज हवा चलेगी। तो इसीलिए हरिकेन वगैरह साइक्लोन वगैरह आता है। तो बेसिकली यहाँ पर उसके पीछे और भी रीजन है, लेकिन बेसिक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो अनइवन हीटिंग होता है। दूसरा जो है कि रात के टाइम पर जो है बेसिकली क्या होगा, तो जो ठंडी हवा यहाँ पर जमीन पर, ठीक है, जो हम बेसिकली यहाँ पर हीट है यहाँ पर, तो इसका वो ठीक उल्टा प्रोसेस हो जाता है। तो उसको हम लोग सी ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? सी ब्रिज कहते हैं। डे टाइम में क्या होगा कि यहाँ का हवा ऊपर जाएगा, और नाइट टाइम पे जो है यहाँ का हवा ऊपर जाएगा। और लैंड ब्रिज, तो ये सी ब्रिज लैंड ब्रिज जो है 7th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, इसको हम अच्छे से करके ले लेना। ठीक है, तो याद रखना है कि डे टाइम में आपको जो है लैंड ब्रिज, और नाइट टाइम पर आपको क्या मिलेगा, सी ब्रिज। तो बेसिकली तो ये हो गया लैंड ब्रिज, सी ब्रिज। फिर इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है रेडिएशन। और सी ब्रिज और लैंड ब्रिज पर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, रेडिएशन।
तो रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन जैसे बेसिकली ये जो है अब देखो, कंडक्शन के लिए और कन्वेक्शन के लिए, दोनों के लिए मीडियम की जरूरत है। सॉलिड होना चाहिए कंडक्शन के लिए, और कन्वेक्शन के लिए गैस या फिर क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। लेकिन रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल है सनलाइट। सन और अर्थ के बीच में बहुत बड़ा वैक्यूम है, बहुत बड़ा स्पेस है, अंतरिक्ष है, जिसमें कुछ नहीं है, फिर भी सनलाइट हम तक पहुंच जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन में एनर्जी लॉस बहुत कम होता है। अगर आप रेडिएशन से किसी चीज को गर्म करते हो तो डायरेक्ट टारगेट पर हिट करता है, डायरेक्ट टारगेट को आप गर्म कर सकते हो, और उसमें आप बहुत सारा एनर्जी बचा सकते हो। ठीक है, एनर्जी। और ये जो रेडिएशन होता है, मोस्टली ये रेडिएशन लाइट होता है या फिर लाइट के फॉर्म में होता है, और लाइट के कई प्रकार हैं। लेकिन एक चीज याद रखना है कि रेडिएशन एक ऐसी चीज है जो हर जगह प्रेजेंट है। चाहे मैं यहाँ अब ये वीडियो बना रहा हूँ तब, या फिर आप जहां भी देख रहे हैं, आप ये देख भी रहे हैं बिकॉज ऑफ रेडिएशन। कहते हैं ना, स्क्रीन से रेडिएशन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो देखना बंद कर दो। ठीक है, तो रेडिएशन बेसिकली एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, जिससे, और सबसे इजी मेथड है, और इसके लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इतना याद रखना, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट रेडिएशन। ठीक है, अब इसके बाद जो है, हम लोग बेसिकली फिर अब जो है ये हीट एनर्जी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग लाइट एनर्जी और रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, और ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसी के साथ ही मैं वीडियो खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो को आप जो है देखना। और ये पूरा टॉपिक, मतलब ये जो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली जो हाउ डू थिंग्स वर्क, ये जो बहुत बड़ा टॉपिक है 6 से लेकर और 10th स्टैंडर्ड तक का जो साइंस है, और जिसमें जो है वर्किंग चीजें हम देखते हैं, राइट। तो जैसे थर्मोमीटर कैसे काम करता है, वर्क क्या है, तो ये पूरा जो है 10th तक मैं कवर करने वाला हूं। बहुत सारे इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपके फंसने ही वाले हैं, तो इसलिए अच्छे से हमें ये कर लेना है। और नेक्स्ट में वीडियो में जो है मैं आपको लाइट एनर्जी, रिफ्लेक्शन, फिर इसके बाद लेंसेस, ये सब पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।